भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉपीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ बड़े पापा। और हम सबके बड़े पापा हम लोग एक ही जन को बोलते हैं, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस जगह पर जो आरओसी है उसके पास वो कॉपी जाना एक कंपल्शन है, ये आपको पता है। मुझे लगता है ये नई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या जाएगा उसके पास में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा। मतलब जब भी आप जीएम में रखते हो ना, जीएम में पहले आपने प्लेस किया अपने एफएस को, सीएफएस को, अगर सब्सिडरीज और एसोसिएटेड होल्डिंग्स है, ऑडिट रिपोर्ट को, और कोई एनेक्शर्स को या एडिशनल स्टेटमेंट्स को, डॉक्यूमेंटेशन को। तो जीएम जैसे ही ख़त्म होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको 30 डेज़ के अंदर ये कॉपीज़ फाइल कर ही देनी है। किसको? आरओसी को। किसको? आरओसी को। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको याद कर लेना, समझ लेना है दिमाग में। कभी कंपनी अपनी बनाओगे ना तो जहन में रखना अपने। देखो, अगर एजीएम हेल्ड होती है 137(1) के हिसाब से क्या होता है, तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कि आपको प्रेजेंट करना ही करना है। और जैसे ही एजीएम में आप ध्यान रखना, रखो इन डॉक्यूमेंटेशन को या ना रखो, या एडजर्न एजीएम में, तो जैसे आपने रख दिया 30 दिन के अंदर तो आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं रखा तो जिस दिन मीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर, रखो या ना रखो, आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना है। ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेना बस। ठीक है, और अगर एजीएम एडजर्न हो गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो फर्दर अडॉप्टेड इन एडजर्न एजीएम फाइल विद इन 30 डेज ऑफ सेट मीटिंग, है ना। जब भी एजीएम होगी फिर एडजर्न वाली उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, भेज देना। तो ये अपने को भूलना नहीं है। अब आपकी एजीएम हेल्ड ही नहीं हुई 137(1)(2), जो भी रीजंस होंगे, लाइक फैक्ट्स, रीज़न कि हम क्यों नहीं एजीएम कर पाए, पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, है ना। वो आरओसी को भेजना पड़ेगा कि क्यों आप एजीएम हेल्ड नहीं कर पाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट डेट बिफोर दैट एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। समझा ये बच्चों? मैंने क्या बोला आपको? जिस वक्त वो एजीएम हो जानी थी, अगर उस वक्त वो नहीं हुई, नहीं भी हुई है, ऐसा मान लो कि वो हो चुकी है, उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाया आप एजीएम हेल्ड। समझे लॉजिक क्या बोला? ओके, रीजंस के साथ, और डॉक्यूमेंटेशन जमा करने पड़ेंगे। किसके? किसके? एफएस के, सीएफएस के। ठीक है, क्लियर? इन्हें तुमको एनी हाउ आरओसी के पास डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर, चाहे एजीएम हो या एजीएम ना हो। ठीक है, समझ में आया क्या? और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप फाइल करते हो, बराबर है ना? ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है अपनी जहनियत से। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फॉर XBRL, एक्सटेंसिबल बोर्ड ऑफ रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक फ्रेमवर्क है, आपको एक एक्सटेंसिबल एक फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक मैकेनिज़्म है XBRL। ठीक है, ओके, उसका फुल फॉर्म लिख लेंगे जो मैंने बोला आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये अपन पढ़ के आ रहे हैं, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज जिनको अपने एफएस को या दो डॉक्यूमेंट्स को 137 के थ्रू ई फॉर्म में अगर आप डालते हो एनेक्शर्स 1 में, और अदर डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप क्या है XBRL फॉर्म। ठीक है, अपन लिखा एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सटेंसिबल बोर्ड, है ना। क्लियर है? ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेंगे अपन उसका, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, है ना। एक फ्रेमवर्क है, ग्लोबल फ्रेमवर्क है अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। तो कौन कौन सी कंपनियां भैया जिनको इस फॉर्म में देना है अपने एफएस को? तो लिस्टेड कंपनियां जो एक्स्ट्रा एक्सचेंज में लिस्टेड है और उनकी सब्सिडाइरीज, उनको AOC फॉर्म 4 में सबमिट करना पड़ेगा। ऐसी कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है ना, इन कंपनियों को अपने कंपनीज रूल के हिसाब से अपने एफएस को प्रिपेयर करना होगा XBRL 4 में।
AOC फॉर्म 4। अब कंपनी जो प्रिपेयर कर रही है अपने FS अंडर द कंपनीज रूल 2006, है ना, ऊपर वाली कंपनी को तो 2015 रूल बोल दिया उन्होंने, मगर ऐसी कंपनी जो 2006 रूल्स को फॉलो कर रही है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से FS के लिए, तो वो Annexure 2 को फॉलो करेंगे एंड दे कैन फॉर्म, है ना, एंड कंपनीज प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रूल 2015 कैन फॉर्म Annex 2A। मतलब जो 2006 के रूल्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करनी है वो Annexure 2 फॉलो करेंगे। Annexure तो आपको बताया था अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे को फॉर्मेट दिया गया है। और जो कंपनी 2015 रूल को फॉलो कर रही है वो फॉलो करेंगे Annexure 2 टेबल A या फॉर्म A, ठीक है। और जो NBFCs होती हैं, जो हाउसिंग बैंकिंग कंपनीज होती हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फाइलिंग ऑफ FS अंडर दीज रूल्स। ये रूल के हिसाब से उनको फाइल नहीं किया जाता, ठीक है। द कंपनी विच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 and previous rules shall continue to file their financial statements, so they may not fall under the class of company specified in their succeeding years। पुराने रूल के हिसाब से अगर तुम फाइल कर ही रहे हो तो चलेगा ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। उसी रूल के हिसाब से तुम अभी भी फाइल कर सकते हो, सक्सीडिंग ईयर्स में उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। इफ़ द FS आर नॉट अडॉप्टेड एट द AGM, अब AGM में आपने अपने FS को रखा ही नहीं, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, नॉट अडॉप्टेड, रखे नहीं गए, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो फिर भी ऐसा मान लो कि उस दिन अगर मीटिंग होती तो उसके 30 दिन के अंदर आप फाइल करोगे ROC को। मान लो ना 1 तारीख को मीटिंग थी, अब मीटिंग तो हो ही गई मगर आपने वहाँ रखा नहीं अपने FS को, तो 30 दिन के अंदर तो आपको देना ही पड़ेगा, रखो या मत रखो ROC के पास में। फिर ROC देखिएगा रिकॉर्ड्स को, जो प्रोविजनल रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन किए थे टिल द FS आर फाइल्ड विद हिम, जो क्योंकि देखो आपने फाइल नहीं रखा नहीं तो आपको ROC को बताना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं रखा, तो उसके रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे कि आप जिस दिन AGM थी उस वक्त आपके पास में वो FS प्रिपेयर्ड थे या नहीं थे, एक प्रोविजनल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ROC उन प्रोविजनल रिकॉर्ड्स के थ्रू जाएगा, देखो लिखा ना, जब तक उसको खुद को FS नहीं मिल जाती, वो तो 30 दिन बाद मिलेंगे ना, या 30 दिन के अंदर मिलेंगे। और अगर आपने FS अडॉप्ट कर लिया AGM में तो फिर तो 30 दिन के अंदर आप फाइल कर दोगे ROC के पास। ये तो अपन ने पढ़ लिया। 1% कंपनी 137(1) क्या बोलता है भाई, अ 1% कंपनी शेल फाइल अ कॉपी ऑफ FS ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर along with the documents which are required to be attached as FS within 180 days from the closure of financial year। बाप रे, फिर उसका जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो 180 दिन के अंदर वो अपने FS को, है ना, अपने मेंबर्स के द्वारा साइन किया, एक ही तो मेंबर होता है वो, एक ही डायरेक्टर के द्वारा साइन किया हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वहाँ CS का साइन जो है वो कंपल्शन नहीं होता ऑथेंटिकेशन के लिए। 180 दिन के अंदर आप ROC के पास फाइल कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ऐसी कंपनियाँ जिनकी सब्सिडाइरीज है 137(1), वो तो अपन ने अभी पढ़े। अब कंपनी खुद के तो FS फाइल करेगी वो अपनी सब्सिडाइरीज के और उनके सब्सिडाइरीज के जो कंपनी के बाहर इनकॉर्पोरेट है विच हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश देयर प्लेस ऑफ इन इंडिया, उनको भी बताना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था, एक होती है ऑडिटेड सब्सिडरी FS और एक होती है अनऑडिटेड। तो ऑडिट वाला क्या करते हैं हम लोग, वो तो हम लोग भेज देंगे, जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है उसको वो दिखाना पड़ेगा ऑडिटेड फॉरेन सब्सिडरी के अकाउंट, अब भी पढ़ा है। और वो ऑडिट किसके हिसाब से होंगे, जो फॉरेन कंपनी में जिस तरीके से रजिस्टर्ड हुए उस रूल के हिसाब से ऑडिट करेंगे फॉरेन सब्सिडरी। और अगर फॉरेन सब्सिडरी ने अपने FS को अनऑडिटेड रखी है, किसी से ऑडिट करवाई नहीं, तो वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, कहाँ पर, अपनी वेबसाइट पर, इंग्लिश से अदर लैंग्वेज में। अब भी अपन ने पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है, क्लियर है। ये वही लिखा है नीचे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें, वंदना लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी सब्सिडरीज इन इंडिया, उसकी सब्सिडरी भी इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, उसके कोई एसोसिएट भी है, जॉइंट वेंचर्स भी है। तो फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ CFS, अब उसको CFS बनाना तो सबके जॉइंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जॉइंट CFS बनाना पड़ेगा। 31/5/2019 के अंदर कंपनीज मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड इट्स फॉरेन सब्सिडरी बेस्ड आउट ऑफ इटली, कहाँ पर है वो, इटली में, कि तुम अपना एक अलग से FS भेजो। द इटलियन सब्सिडरी प्रिपेयर्ड इज FS इन द लोकल लैंग्वेज, उसको इटली में बनाएगा ना, इटली लैंग्वेज में, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी इंडिया में भेजेगा, है ना वो। अब देखो द सेम इज प्रोवाइडेड टू द इंडियन पेरेंट अनऑडिटेड, उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया, प्रिपेयर्ड किया FS को बट ऑडिट नहीं करवाया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया, इटली लैंग्वेज में भेजा, जो भी लैंग्वेज में भेजा होगा। तो अब कंपनी क्या करेगी, तो पहले तो कंपनी उसको कन्वर्ट करेगी लोकल लैंग्वेज में, है ना, और उसको पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर्स पर। देखो लिखा हुआ एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है, जो बनने पहले पढ़े, पढ़ लो इसको फटाफट।
है ना। पहले तो ट्रांसलेट करोगे इंडियन लैंग्वेज में, 137(1) क्या बोलते हैं, फाइल करोगे उसको, अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन बताओगे, ट्रांसलेट कॉपी फाइल करोगे, अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज उसमें भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर नहीं कर पा रहे हो अगर, तो रीज़न बताओ कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। डेविएशन में भी प्लेस्ड, कि क्यों, क्लियर है ना। जो फॉर्मेट है इटली में जो इस्टेब्लिश कंपनी, अगर वो डिफरेंट तरीके से अपने एफ बना रही है, तो जो डिफरेंट तरीके से प्लेस अपने एफ बना रही है, उनका फॉर्मेट तो डिफरेंट ही होगा ना, थोड़ा सा हो सकता है। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो आपको बताने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों। कंपनी तो क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी तो इंडियन की सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर है? तो ये पैराग्राफ कंपनी का फॉर्मेट वाला जो है शुड बी एज फार, पहले तो वो कंपनी एक्ट को फॉलो के हिसाब के बनाए, क्योंकि इंडियन कंपनी की सब्सिडरी है। और अगर नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है, तो रीज़न बताने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे आप, क्यों इंडियन फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। एजीएम हेल्ड नहीं होगी, ये मैंने बताया आपको। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि उस दिन अगर होती तो उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। एजीएम हेल्ड है हो या ना हो, डॉक्यूमेंट तो जाएंगे, है ना। देखो लिखा ना उसमें, ये लाइन अंडरलाइन, लास्ट डेट जो होती है इसकी होल्ड होने की, ऐसा मान लो वो हो चुकी है और आपको भेज देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप एफएसएस फाइल नहीं करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी मैंने आपको पढ़ा है 137(1)(3), फाड़ वालो एकदम, कंपनी की फाइन लगेगी भाई 1000 पर डे, जितने दिन तुम डिले करोगे, और 10 lakhs विच एवर इज़ लेजर ही होता है अपने आप तो। और जो भी एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, जो भी कंपनी के अथॉरिटी में था, और अगर एमडी नहीं है और सीएफओ नहीं है, तो एनी अदर डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ने जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगी, तो आई गया 6 महीने तक की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख तक का फ़ाइन। ये तो अपन ने पढ़ी ली है, अपने जहन में आई गया। एक एग्जांपल भी आ गया, एजीएम रेमल ऑफ आर लिमिटेड फॉर लिंग द एनुअल अकाउंट्स देयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 नहीं, उन्होंने वो मीटिंग हेल्ड ही नहीं की। क्या रेमेडी होगी, अपन ने अभी पढ़ ली, एजीएम हेल्ड नहीं हुई, क्लियर है। इट ऑट टू बी हेल्ड, तो 6 महीने के अंदर तो आपको कर लेनी चाहिए। अगले 96 ऑफ कंपनीज एक्ट, मार्च में नहीं हुई तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के अंदर तो करनी पड़ती है। 15 महीने का गैप एक अपन अज्यूम करके चलते ना, तो मगर एक 6 महीने आपको एक्सटेंशन मिलता है। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पढ़ाऊँगा मैं 96 क्या है करके। अब एफएस जो है वो तो आपको ऐसा अज्यूम कर लो कि मीटिंग अगर उस दिन होती, तो आप मीटिंग के लिए कितना टाइम मिला आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल 31 मार्च के बाद में सितंबर। ऐसा मान लो 30 सितंबर को मीटिंग हो या ना हो, ऐसे हो चुकी है ऐसा मान लो, और 31 अक्टूबर के पहले आप देखो लिखा उसमें 31 अक्टूबर तक आप एडिशनल फ़ी के साथ में आरओसी के पास एफएस फाइल कर दो। लॉजिक समझा आपको? क्योंकि मिलते हैं ना, एक्सटेंशन मिलता है एजीएम का भी, ठीक है। हेल्ड ही नहीं किया आपने, वो एडजन एजीएम भी नहीं किया, ओके ठीक है बच्चों। तो ये अच्छी चीज़ हम लोगों ने पढ़े, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा, अभी कभी आया तो ध्यान रखना। जहाँ बोला मार्च में मीटिंग नहीं हुई, तुरंत उसको 6 महीने एक्सटेंड करना, 6 महीने में अगले आपको मीटिंग करने के लिए बोला गया था, क्योंकि एजीएम आप नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो डेट लोगे, वो लास्ट डेट इसकी लोगे जब 6 महीने ख़त्म हो गए, इसकी नहीं, 31 मार्च की नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि पहली जनरल मीटिंग है, तो उसमें 15 महीने का गैप होता है, तो हो सकता है पहली जनरल मीटिंग आपकी 31 सितंबर को हो रही हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, तो फिर इससे 6 महीने ले लेना। लॉजिक समझ रहा है ना, तो हिसाब लगा के कभी ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर वो मार्च में आ जाएगा, 31 मार्च यानी 31 अप्रैल, यही होगा ना यार, मार्च में ख़त्म होगा 6 महीने, 31 अप्रैल को आपको आरओसी को फाइल करनी पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग हो या ना हो, ठीक है। ख़त्म, फिनिश, समझ में आ गया। उसमें देखो क्या लिखा उसमें, विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द केस द एनुअल अकाउंट्स वर ड्यूली लेट बिफोर द एजीएम हेल्ड ऑन 27 सितंबर बट द सेम वर नॉट अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर। आपने एनुअल अकाउंट्स रख दिए, 27 सितंबर को मीटिंग कर ली हमने, मान लो कर ली हमने ख़त्म होने से पहले, बट शेयर होल्डर ने उसको अडॉप्ट नहीं की, देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, देखो क्या फ़र्क लिखा उसमें, द अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द, तो आपको फाइल तो करना ही पड़ेगा ना एजीएम के पास में, आरओसी के पास में, वो मैं अडॉप्टेड हो या अनअडॉप्टेड हो, फाइल तो करना ही पड़ेगा ना, क्लियर है, क्लियर है। और अगर अनअडॉप्टेड है, शेयर होल्डर ने उसको देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं,
तो उसके एक प्रोविजनल रिकॉर्ड आपको देने पड़ते हैं आरओसी को। मतलब कैसा, जैसे आज मीटिंग हुई, पहला दिन है समझो, और वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया, कहाँ, एजीएम में। एजीएम हेल्ड हुई बट वहाँ डॉक्यूमेंटेशन रखे नहीं गए, पढ़े नहीं गए। तो आप उसका एक प्रोविजनल रिकॉर्ड बनाओ टू एफएस में क्या था, और वो मीटिंग होने के तुरंत आप किसको भेज दो, आरओसी को। तो वो प्रिपेयर्ड रहेगा कि अच्छा ये रीज़न था। फिर 30 दिन जैसे ही खत्म हो जाएंगे मीटिंग के, तो फिर वो एफएस तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा ना। ये प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी रिकॉर्ड। ठीक है, समझा? चलिए फिनिश हो गया ये चैप्टर अपना, बस थोड़ा सा रह गया इंटरनल कंट्रोल, फिर ख़त्म। चैप्टर ख़त्म कर दिया अपन ने।